Good morning, class 8. Today we will learn properties of sound. Beta, we all know that sound is propagated in the forms of waves of vibration. Waves क्या होती है बेसिकली? सबसे पहले अगर हम साउंड वेव को पढ़ें, साउंड वेव में हमारे पास दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक रेयर फ्रैक्शन और एक कंप्रेशन. इन द पिक्चर यू आर लुकिंग एट अ वेव. कैसी एक वेव दिखाई देती है? इस वेव में एक्स एक्सिस से जो ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन. ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन होती है या साउंड वेव जो वाइब्रेशन है, एक टू एंड फ्रो मोशन है, इसको हम एक ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा मोशन जहाँ पर वो मोशन खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है. ठीक है, जिस तरीके से जैसे ऑसिलेटरी मोशन में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी. इन द सेम वे हमारे पास साउंड की जो वेव होती है उस साउंड वेव में भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है बेटा एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे? एक साउंड वेव ने किसी भी एक्सिस में, पॉजिटिव की तरफ बोलूँ या नेगेटिव की तरफ बोलूँ, जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके पार्टिकल्स ने फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको एम्पलीट्यूड मार्क भी करके दिखाया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होता है? आप एक वेव चेक करो, उस वेव ने खुद को रिपीट करना कहाँ से स्टार्ट किया है. वो जो वेव है जिसने जहाँ से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट किया है वहाँ से उसका सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा. तो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए या वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए साउंड को जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हम बोलते हैं साउंड का टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड को आप टी से डिनोट करते हो एंड उसको आप मेजर करते हो सेकेंड्स में, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम है. आप टाइम को किस तरीके से मेजर करते हो? सेकेंड में. ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, या फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. यानी कि अगर मैं बात करूं एक सेकेंड में हमारे 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं या 20 वाइब्रेशंस हो रही हैं किसी भी वेव के लिए, तो वो जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, कितना हो रही है वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड? 20. तो उस 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड को हम बोलेंगे उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है उसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, HERTZ, और उसका सिंबल होता है कैपिटल H एंड स्मॉल z. अगर मुझे डिफाइन करना हो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज को, तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज को डिफाइन करूंगी 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में इज डिफाइन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज. अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा है इन 1 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? इट वुड बी 20 हर्ट्ज. एनी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? कि वो एक सेकेंड में काफ़ी सारे ऑसिलेशन, सपोज कीजिए पहले किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी, अब 30 हर्ट्ज हो गई है, तो मतलब क्या है उसका? कि एक ऑब्जेक्ट पहले एक सेकेंड में 20 बार ऑसिलेट कर रहा था, अब वो 30 बार ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, लाउडनेस एंड पिच. नेक्स्ट टॉपिक आता है लाउडनेस क्या होती है और पिच क्या होती है. जितना ज़्यादा किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउड वो साउंड होगी. ठीक है, किसी भी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि वो साउंड हमारे कानों के लिए फीबल साउंड, मतलब सुनने के योग्य साउंड है या नहीं, या फिर वो लाउड साउंड है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करता है वो होता है हमारा लाउडनेस. लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. मतलब जितना एम्पलीट्यूड होगा अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? हमारी साउंड की लाउडनेस बन जाएगी. लाउडनेस को हम डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं. इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डेसिबल्स, जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल d से और कैपिटल B से. ठीक है, आपको बुक में पेज नंबर 152 के लास्ट में एक टेबल दिखी हुई है जहाँ पर आपको 4 डिफरेंट सोर्सेस से आने वाली साउंड्स की लाउडनेस का यूनिट और उनका नंबर गिवन है. जैसे नॉर्मल हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसकी लाउडनेस हो गई है 10 डेसिबल्स, यानी कि 10 डेसिबल, बहुत स्मॉल वैल्यू है. नेक्स्ट है विस्परिंग,
सॉफ्ट विस्परिंग एट 5 मीटर, कोई 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और वो कुछ बोल रहा है, नॉर्मल बोल रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी बेटा, 30 डेसिबल्स। नॉर्मल हम जो बातें करते हैं वो हम 60 डेसिबल्स की आवाज़ पे करते हैं। बिजी हमारा जो ट्रैफिक होता है वो 70 डेसिबल्स। और फैक्ट्रीज वगैरह जो साउंड प्रोड्यूस करें, यानी कि हम 60 से लेकर 65 तक की जो साउंड है वो फीबल साउंड में काउंट होती है, और 65 से लेकर 80 100 मोर देन दैट जो होती है वो हमारी लाउड साउंड में काउंट होती है। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जब एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा उतनी ही कम तेज़ आवाज़ या उतनी ही फीबल साउंड, प्लीजेंट साउंड हमारे ईयर्स के लिए प्रोड्यूस होगी। तो लाउडनेस और शाउट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन का वो ज़्यादा मोर फीबल होगा या मोर लाउड होगा देन द लाउडनेस ऑफ अ विस्पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। जो फ्रीक्वेंसी है वो आवाज़ कितनी पैनी होगी या तीखी होगी वो चीज़ डिटरमिन करने में हमें हेल्प करती है। अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेशन की ज़्यादा होती है तो साउंड श्रिल होती है और उसकी पिच हाई होती है। पिच हाई मतलब जैसे मैं बोलूँ गर्ल्स की आवाज़ जिस तरीके से होती है, they have got a shrill sound. If the frequency of the vibration is lower, मतलब वो कम frequency की है, तो हम ये बोलते हैं कि साउंड हैज़ अ लोअर पिच। जैसे जब आप एक ड्रम को वाइब्रेट करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, वो एक लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी के अगेंस्ट जब आप एक विसल को साउंड करते हो या विसल को ब्लो करते हो तो उसकी जो साउंड होती है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। एक बर्ड जो होती है वो एक हाई पिच साउंड बनाती है, लेकिन अगर हम लॉयन की साउंड को उससे कंपेयर करें तो वो एक लो पिच रोर देता है। ठीक है, हालांकि जो रोर होता है लॉयन का वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है, बट अगर हम उसकी कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी वाइज करें तो वो काफ़ी लो पिच्ड होता है या लो फ्रीक्वेंसी होता है। हायर पिच का मीनिंग जो होता है वो होता है श्रिल वॉइस, मतलब तीखी आवाज़, पैनी आवाज़। जैसे बच्चे की जो वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है देन दैट ऑफ अडल्ट, इसीलिए उनकी जो वॉइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिल होती हैं, मतलब तीखी और पैनी होती हैं। जैसे वुमेन की आवाज़ जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, इसीलिए वो मेन से श्रिल होती है, मतलब तीखी होती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टिम्ब्रे। टिम्ब्रे का जो सिग्निफिकेंस है वो लाउडनेस और पिच से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? वो क्वालिटी ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, मतलब सुनने की हमारी वो शक्ति जो हमें ये बताती है कि साउंड वेव हमारे को कौन से ऑब्जेक्ट की या किस चीज़ की है वो डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प करती है। तो ये जो जर्नल टर्म है वो हमारे साउंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट टोन्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है, और हमारे ईयर्स को ये चीज़ डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ तेज़ आवाज़ की है और कौन सी चीज़ धीमे आवाज़ की है। तो उस चीज़ को पहचानने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस विल बी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड्स और इनऑडिबल साउंड्स को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, क्या उनके लिए पैरामीटर्स होते हैं, क्या उनकी रेंज होती है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।